प्यारे साथियों, नमस्कार। चल रहे हैं आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 10वीं का जो है साइंस का सेकंड पार्ट लेकर के हम सब चल रहे थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम सब देखेंगे 51 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन, यानी कि कुल 30 क्वेश्चन आज हम सब देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यूट्यूब पर पहली बार ये क्लास आ रहा है इस विश्लेषण के साथ। तो जो भी बच्चे क्लास 10वीं का 2026 का एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं इस चीज़ को लेकर आया हूँ। तो आप सब ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो में और आपको बना करके डालूँ। तो चलते हैं हम सब बिना देरी किए हुए अपनी क्लास की ओर और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम सबों के सामने ये कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। देखिए, 4 अलग अलग तत्व है, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी, 4 है। आपको बता दूं सबसे पहले मैं कि अगर ए कोई तत्व है तो लिखने का 2-3 तरीका होता है इसमें। एक नीचे जो कोई चीज लिखा जाता है, यहाँ पर इसको कहा जाता है परमाणु संख्या। हो सकता है किसी में इस साइड लिखा हो, किसी में लेफ्ट, किसी में राइट लिखा हो। और ऊपर में जो लिखा रहता है इसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, समझ गए? 2 चीजें। तो अगर बात करें हम सब यहाँ पर, तो ये परमाणु संख्या या इतना ही जितना परमाणु संख्या है इतना आपको क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। और अगर वह परमाणु है तो उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात Z बराबर P बराबर क्या होता है, E होता है। आप पढ़े होंगे, ध्यान से समझिए। क्या है कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है इसी 10th क्लास एग्जाम में कि समस्थानिक और संभारित। समस्थानिक में आप जानते हैं कि उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान। समझ गए? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझिएगा। और बात है यहाँ पर धातु की, जितने भी तत्व होते हैं इस तत्व को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, इसे 4 है, 3 में समझिए। एक होता है धातु, एक होता है आपको धातु, एक होता है आपको उपधातु। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान किया जाता है इसकी संयोजकता से। कौन चीज से? संयोजकता से। कौन चीज से? संयोजकता से। सॉरी, कौन चीज से करेंगे, संयोजकता से। ठीक है, तो संयोजकता क्या होता है, संयोजकता से करते हैं। ठीक है, संयोजकता क्या होता है, किसी भी के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है संयोजकता। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले धातु है, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। अधातु में क्या होता है, तो 5, 6, 7। उपधातु में कितना होता है, 4। और एक होता है जिसको हम सब कहते हैं अक्रिय गैस, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए? तो बारी बारी से परमाणु संख्या 9, जिसका परमाणु संख्या इसमें आपको क्या निकलता है, ये निकलता है आपका पहले 2 और 7। इसमें तो 7 में हमको धातु पूछ रहा है, धातु में कितना रहता है ये आपको नहीं होगा। इसका निकाल कर देखते हैं तो क्या होता है, 2, 8, 10, 2, 12 मिल गया। आपका आंसर ये हो गया। अगर इसको निकालते हैं, यहाँ पर 6 था तो 6 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 और 4 तो नहीं होगा। फिर इसका निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 2 और 6 8। आपको ये भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। कोई डाउट? तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कौन है? तो बताइए, कागज कौन चीज से बनता है, तो आपको पता होगा
पेड़ पौधा से बनता है। किससे बनता है? पेड़ पौधा से। टिम्बर उद्योग क्या है? टिम्बर क्या होता है? तो यह इमारती लकड़ी होता है। क्या होता है? इमारती लकड़ी, जिसे मकान सब बनाया जाता है। तो इमारती ये लकड़ी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लकड़ी से। वो भी क्या हुआ? पेड़ पौधा। टिम्बर ये भी हुआ। लाख क्या होता है? तो लाख पेड़ पर रहने वाले एक कीड़ा होता है, उसका उद्योग। पेड़ पर रहने वाले कीड़ा क्या होता है? पेड़ पर रहने वाले जो कीड़ा होता है, उस कीड़ा का उद्योग होता है, निकलता है। तो पेड़ से निकलते हुए क्या हुआ? वनों पर आधारित। इसका मतलब सब क्या है? वनों पर आधारित उद्योग है। अगला हम सब अगर बात करें, कहते हैं सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक कौन सी है? मतलब जब खेती करते हैं हम सब, तो फसल जो है वो फसल की जड़ तक हमें कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम आसानी से पहुंचा देगा, और सबसे अच्छा तकनीक है। पहला है वर्षा जल से सिंचाई। वर्षा जल क्या करता है? ऊपर से पौधे पर गिरता है। जब पौधे पर गिरते हैं तो कुछ फसल उसमें नष्ट हो जाए, तो जड़ में तो एक्चुअली नहीं जाता है, पहले वो फसल पे गिरता है, उससे फसल झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। दूसरा यांत्रिक छिड़काव, हम सब जो ड्रिप सिंचाई करते हैं पंप से, वो हुआ, वो ऊपर से सिंचाई की जाती है। एक होता है यहाँ पर टंग टपकन, मतलब धीरे 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 धीरे। तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। नहर से सिंचाई भी आपका आंसर नहीं होगा, या इसीलिए नहीं होगा, जड़ों तक, जड़ों के समीप जल पहुँचाने की तकनीक है। कौन होगा आपका? ड्रिप इरिगेशन होगा। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको भूगोल जो आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, उसमें भी आपको मिलेगा। चलिए तो हम सब बात करते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी राज है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आप बात करेंगे तो यह है देहरादून। चलिए अगला बात करते हैं कि चिपको आंदोलन ये कहता है कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ठीक है। अब चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपको एक गांव है जिसका नाम है टिहरी। क्या नाम है? टिहरी गढ़वाल। टिहरी, क्या नाम है? टिहरी गढ़वाल नाम है। गढ़वाल एक गांव है। यहीं पर जब अंग्रेज सब जो मिल के ठेकेदार से वो पेड़ को काटने के लिए आए थे, इसमें दो व्यक्ति थे। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान और पुरुषों को भी बहुत बड़ा योगदान। पुरुष में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, और जो सुंदरलाल बहुगुणा था चंडी प्रसाद भट्ट थे, और मेनली यही था। और महिलाएं जो थी, महिला में थी गौरी देवी। याद रखिए, कभी PSC समय भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौरी देवी। ठीक है। ये गौरी देवी जो थी वह एक रेनी गांव में सबसे पहले गए थे। कहाँ पर गए थे? रेनी गांव में। 27 महिलाओं को एकत्रित किया और उन्होंने पेड़ को संरक्षण किया। वो पेड़ को क्या मानते थे? भाई। और वन को क्या मानते थे? वन को मायका कहते थे। मायका जिसको हम सब नहर भी कहते हैं। तो इन्होंने पेड़ से इतना लगाव रखा था कि पेड़ जो है वो मेरे भाई हैं, और वन जो है वो क्या है? मेरी नहर है, अर्थात मायका है। तो इस प्रकार से वन को महत्व देते हुए उन्होंने क्या किया? जो पेड़ काटने के लिए जाते थे तो वहाँ पर वो चिपक जाते थे। समझिए, तो ये अपना बहुत योगदान रहा इस गौरी देवी का। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1973 ईस्वी। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कवक, जिसको हम सब अंग्रेजी में फंगी भी हम सब बोलते हैं। पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखिए, अगर पोषण की बात है तो पोषण पहले दो प्रकार का होता है। पोषण मतलब भोजन दो प्रकार का। एक क्या होता है? स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। इस परपोषी को विषमपोषी भी कहते हैं। ठीक है, विषम पोषी भी कहते हैं। स्वपोषी क्या होता है? ये जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं
उसको कहते हैं स्वकोषी, मतलब जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब बनाता है। और ये विषम कोषी जो होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक क्या होता है? एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी, और एक होता है प्राणिसम कोषी। समझ गए? 3 प्रकार के होते हैं। अब आप बात करते हैं कि मृतजीवी क्या होता है। मृतजीवी मतलब जो सड़े गले या मृत चीज़ों का भोजन करके जीवित रहता है। परजीवी क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका, जैसे कवक हुआ, शैवाल हुआ, ये सब आपका क्या होता है। जैसे कुछ शैवाल जो होते हैं वो स्वकोषी भी होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल हुआ और जीवाणु हुआ, क्या समझे, ये सब कुछ क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। परजीवी क्या होता है? तो जो दूसरों के भोजन पर, दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन करते हैं, उसको हम सब कहते हैं परजीवी। जैसे आपको हुआ अमरबेल, अमरबेल क्या है? परजीवी है। प्राणिसम कोषी जैसे मनुष्य है ना, ये सब मनुष्य क्या है, मनुष्य जानवर ये सब क्या, प्राणिसम कोषी है। तो इसमें कहता है कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो क्या पाई जाती है? मृत पोषी, मतलब मृत चीज़ों को, मरी हुई चीज़ों को भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह को निम्नलिखित में से कोई जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ जीव द्वारा कौन सा? देखिए स्पष्ट है, मृत घास पत्ते जो होता है ये क्या होगा, जैविक होगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन कहाँ से प्राप्त होता है? सिंथेटिक चीज, ये आपको प्राप्त होता है रसायन से। कौन चीज से? रसायन से। रबर भी कौन चीज से प्राप्त होता है? रसायन से। तो अगर ये रसायन से प्राप्त हुआ तो ये दोनों क्या हो गया, ये हुआ आपको अजैविक। क्या हुआ ये? अजैविक। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा आपका? 56 का मृत घास पत्ते। अगला है, मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है कहाँ से? अगर मैं आपको बात करूँ सबसे पहले ये कहाँ से आरंभ, कहाँ से होता है, देखिए मैं कुछ आपके सामने फिगर बनाता हूँ, समझिएगा। मैं आपको फिगर से कोई अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे बनते हैं, अच्छे से मैं समझा देता हूँ। अच्छे से समझिएगा। ये घुमावदार इसमें, ठीक है, यहाँ पर ये होता है, ये होता है, यहाँ पर ये होता है। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की ऐसी चीजें हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें इसमें है, तो देखिए मैं अगर बात करूँ, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नमस्कार। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गर्भस्नायु। ये आपका क्या है? मुख गुहा। ये क्या है आपका? यकृत, जिसको हम सब लीवर कहते हैं। ये क्या है? ये आपका अग्नाशय, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका ये आपका क्या है? ये आपका बड़ी, ये जो देख रहे हो ये क्या है आपका? ये है आपका छोटी हड्डी, ये है आपका मलद्वार, हम इसको गुदा कहते हैं। समझिए, तो ये है आपको एक तरह से आहार नाल। तो भोजन जो हम सब करते हैं, तो भोजन
बड़े आकार में होते हैं, बड़े अणु में रहते हैं, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम हमारे मुंह में जो दांत होता है वही पहले काटता है। और उसमें जो लार होता है मनुष्य के मुंह में, जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, उसमें जो लार स्रावित होता है, तो भोजन का पाचन की क्रिया मतलब बड़े बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना। तो पाचन की क्रिया जो होता है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से आपको प्रारंभ होती है। ये ग्रहणी क्या होती है? ये ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, याद रखना। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुना और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। तो अमाशय आपको बता दिए, ये है अमाशय, और छोटी आंत आपको ये है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो, तो अब फिर इस प्रकार से इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा लगे वीडियो तो भेजिए, अपने ग्रुप में भेजिए दोस्तों को। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम मतलब कोई मनुष्य, कोई भी चीज, कोई भी जीव, जीवित जो है उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला था श्वसन, इसको हम सब कहते हैं सांस लेना। ठीक है, तो सांस नहीं लेगा तो जीवित नहीं रहेगा। पोषण मतलब अगर शॉर्टकट में इसको समझे तो इसका मतलब होता है भोजन। प्रजनन का मतलब होता है जन्म। अगर कोई भी जीवित चीज है तो उसमें जन्म भी होगा, मतलब अपने जैसे संतान को उत्पत्ति भी करेंगे। तो ये सब प्रक्रिया एक सजीव में पाए जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी में। अगला है किण्वन क्रिया होती है। किण्वन, अब समझिए किण्वन किसको कहते हैं? किण्वन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आप अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ग्लूकोज अगर हम लिखें तो आप याद रखिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के, किसमें? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 चीज में टूट जाना। किसमें किसमें? आपको एल्कोहल जिसको हम सब एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल समझिए, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या बोले कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है आपको ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। और अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, कौन सा शोषण हुआ? याद रखिए, किण्वन कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा शोषण है? यह अवायवीय शोषण। बात समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें है? अगला बात करते हैं, वायवीय शोषण क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, आपको जस्ट अभी बताया ऊपर की वीडियो में, कौन सी गैस की उत्पत्ति यहाँ पर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, वायवीय की हम बात कर दिए। वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अगला है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए, कोशिकीय ईंधन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। कोशिकीय ईंधन का मतलब होता है कि कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी हो। तो आपको पता होगा कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। अब बताइए, ये वसा और प्रोटीन क्या है? तो आपको पता होगा कि भोजन जो होता है, इस भोजन में 5 प्रकार की पोषक तत्व होती है। कितने? 5। पहला क्या है? वसा। दूसरा क्या है आपको? कार्बोहाइड्रेट। तीसरा क्या है आपको? प्रोटीन। चौथा क्या आपको? विटामिन। 5वां क्या आपको? खनिज लवण। ठीक है, वसा क्या देती है? ये दोनों जो है ये आपको क्या देती है? ऊर्जा देती है। दोनों क्या देती है? ऊर्जा। प्रोटीन क्या करता है? ये आपको शरीर में वृद्धि करता है और विकास करता है। विटामिन क्या करता है? विटामिन क्या करता है? तो आपको रोग मुक्त रखता है। क्या रखता है? रोग मुक्त रखता है। ठीक है, और ये खनिज लवण क्या करता है?
खनिज लवण क्या करता है, तो खनिज लवण आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, निरोग जिसको कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, जिसको हम सब निरोग रहना कहते हैं। तो ये है, कोई डाउट इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधा में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस समय में होता है। देखिए एक्चुअल में वाष्पोत्सर्जन आपको तना में भी होगा, फूलों में होगा, लेकिन यहाँ पर ये बात क्या कहा, मुख्यतः मतलब अधिक मात्रा में कहाँ से होता है, पत्ती में। डायरेक्ट ये मुख्यतः बात नहीं रहेगी तो अब इसमें सभी हो सकता है, लेकिन चूंकि पत्तों में जो होता है आपको 90 to 95% जो जल रहता है वो आपको कहाँ में पाया जाता है, पत्ती से ही वाष्पोत्सर्जित होता है, इवेपोरेशन होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर। अगला है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, सुनिएगा। सबसे पहले पाचन का जो तंत्र होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है आपको आहार नाल से। शोषण का जो तंत्र मतलब शोषण के किस तंत्र से होता है, तो शोषण की जो क्रिया होती है वो होता है आपको फेफड़ा से। उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो कौन चीज से होती है, वृक्क को, जिसको हम सब कहते हैं गुर्दा, क्या कहते हैं, गुर्दा। और परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि पंपिंग करना, तो ये क्या है आपका हृदय होती है। अब बात आई हृदय की, तो बताओ हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपको बात होगा कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। बात समझिए, कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होगा, तो आप याद होगा आपको ये होता है फाइब्रिनोजेन। अब यहाँ पर बात आई रक्त की, ये है आपका रक्त। क्या है रक्त, आपको पता होगा कि रक्त है आपको एक तरल संयोजी ऊतक। ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। इसमें मुख्य 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपको जिसको हम सब कहते हैं तरल पार्ट, एक को हम सब कहते हैं ठोस पार्ट। ये तरल पार्ट कौन होता है, इसको हम सब कहते हैं प्लाज्मा। और ठोस पार्ट जो होते हैं ये 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, जिसको मतलब पट्टी कानू कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म कभी पूछा जाएगा तो क्या हम सब कहेंगे, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, सेल्स मत बोलिए, कॉर्पोसल्स बोलिए। कनिका, इसको क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स आप कहिएगा, ठीक है। तो इसमें कहता है क्या होता है, तो ये होगा। अब दूसरा बताइए, कभी कभी फाइब्रिनोजेन रहित रक्त को क्या कहा जाता है, जिस रक्त में फाइब्रिनोजेन नहीं रहेगी उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपको लसिका, इसको लिम्फ भी कहा जाता है अंग्रेजी में, कभी कभी डायरेक्ट हिंदी में भी आपको पूछा जाएगा लिम्फ। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब कोई भी ब्लड जो होता है, आपको मालूम होगा कि ये जो रक्त होता है ये लाल रंग के होते हैं, और लाल रंग के रक्त क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। डॉट यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट मतलब होता है बेकार, अवांछनीय भी इसको कह सकते हैं हम सब, क्या कहेंगे, अवांछनीय भी हम सब कहेंगे, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो देखिए कुछ पौधे होते हैं जिसमें आपको छाल में पाया जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें रिक्तियाँ मतलब कोशिकीय रिक्ति का मतलब होता है 2 कोशिकाओं के बीच में खालियाँ स्थान, पत्तियों में भी पाया जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ हर एक चीज में पाया जाता है, चाहे छाल में भी, रिक्तिकाओं में भी और पत्तियों में भी। अगला चलिए क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो आपको पता होगा अगर तो
हम बता दें एमिनो अम्ल क्या होता है। तो एमिनो अम्ल मतलब अगर सिंपल सी बात करें तो आप याद रखिएगा, इसमें अमोनिया होगा ही होगा, ठीक है ना। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपको अमोनिया। और ये बनता कहाँ है, ये बनता है आपको यकृत में, जिसको हम सब कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं इसको, लीवर बोलते हैं, ठीक है। लीवर में ये बनता है, समझ गए। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम सब। ब्रिक, इसको हम सब कहते हैं किडनी, इसको दूसरा भाषा में गुर्दा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये कुछ भी नाम दिया जा सकता है। का प्रधान कार्य क्या है, देखिए जस्ट पहले अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको पता होगा कि यह ब्रिक जो है वो किसके लिए है, उत्सर्जन के लिए। ये पाचन के लिए क्या है, आहार नाल। प्रजनन के लिए पुरुष और स्त्री जो होता है उसमें अलग अलग अंग पाया जाता है। और एटीपी का निर्माण किस चीज में होता है, एटीपी का निर्माण जब आप श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें एटीपी मतलब ऊर्जा संचित इसी रूप में रहता है, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो कौन पादप हार्मोन है, तो देखिए इंसुलिन, ये आपको मनुष्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये आपको मनुष्य में पाया जाता है इंसुलिन। कहाँ पर पाया जाता है, इंसुलिन मनुष्य में कहाँ से होता है, ये तो अग्न्याशय ग्रंथि है मनुष्य में। क्या है, अग्न्याशय ग्रंथि, उसमें अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है। और ये क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो शर्करा होता है जिसको हम सब ग्लूकोज के है या हम सब चीनी कहते हैं, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन करता है। दूसरा है थायरॉक्सिन, क्या होता है, तो मनुष्य के शरीर में थायराइड जो है ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, थायरॉक्सिन। और यह क्या काम, कौन सा काम करता है, तो यह आपको आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या करता है, आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसी के कारण से आप समझते हैं कि थायरॉक्सिन की स्राव होती है थायराइड की ग्रंथि से। आयोडीन की कमी जो होती है तो ये थायराइड ग्रंथि के आकार में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, घेंघा नामक रोग होता है। तो कभी कोई पूछ लेगा कि मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा, जिसको ग्वाइटर भी हम सब बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपको इसी में, जो अब अगला ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, ये क्या है, एस्ट्रोजेन क्या है, ये आपको अगर याद होगा तो ये एस्ट्रोजेन महिला, एक मिनट क्या बात करते हैं, महिला प्रथम हार्मोन। आप जानते होंगे कि स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में होता है मासिक धर्म, जिसको उसमें हमसी कहते हैं, है ना। तो रजोधर्म भी हम सब पहले को कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि यह एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्त्रियों के शरीर में स्रावित होता है, ठीक है, एस्ट्रोजेंस, समझ गए। और लास्ट है आपका साइटोकाइनिन, ये आपका क्या, देखिए सब में पादप ने, सब मनुष्य में है। साइटोकाइनिन क्या है, यह है आपको पादप हार्मोन्स, क्या है, पादप हार्मोन्स। अब बात करते हैं हम सब कि ये पादप हार्मोन की नाम है, तो पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा कि पादप हार्मोन जो होता है 5 होते हैं। कौन कौन, पहला होता है जिसको हम सब कहते हैं, कभी कभी ऑक्सिन बोलते हैं, कभी कभी कोई कोई इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपको ऑक्सीजन, दूसरा है आपका जिसको कहते हैं जिबरेलिन्स, तीसरा है आपका साइटोकाइनिन, चौथा है आपका जिसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड, और पांचवा है आपका जिसको हम सब कहेंगे एथिलीन, ठीक है। पांचों काम देखिए, ये दोनों जो आपको देख रहे हैं ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स, इसको कहा जाता है वृद्धि
वर्धक हार्मोन। वृद्धि वर्धक ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शीर्ष स्तंभ पर। कहाँ पाए जाएंगे? पौधे के शीर्ष स्तंभ पर। जैसे कोई पौधा होता है ना, काट दो कहीं से ऊपर से, जो उसको सबसे शीर्ष भाग उसका काट दो तो साइड से निकल जाता है, उसके लिए ये दोनों आपको जिम्मेवार रहता है। अब देखिए साइटोकाइनिन क्या है? तो पत्ते की बिलगन, पत्ते मुरझाए नहीं, तो पत्ते के बिलगन के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? साइटोकाइनिन। उसको हरियाली बनाए रखे, जल्दी टूट ना जाए, साइटोकाइनिन होता है। एब्सिसिक एसिड क्या है? यह है आपको वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या है ये? वृद्धि रोधक हार्मोन। ये रोकता है वृद्धि को, बढ़ने नहीं देते। बहुत बढ़ते पेड़ पौधा बढ़ते तो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन बढ़ने नहीं देते। एक लिमिट पर जाकर के उसको, एक हाइट पर जाकर उसको रोक देता है। ठीक है। और लास्ट है एथिलीन। ये आपको गैस के रूप में पाया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? फल पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। समझ गया? क्या कहा जाता है? फल पकाने वाला हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। बात समझ गई? देखिए कुछ राइटिंग गड़बड़ आता होगा, आपको दिखेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा और अपने से नोट्स बनाइएगा समझ करके। अगर और दिक्कत हो तो जब मैं क्लास लेकर आऊँगा तो सारी चीज़ आपको फ्रेश में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी कम है, हमको क्वेश्चन भी टोटल डील कराना है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। इसको आप थोड़ा ये कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन। देखिए जस्ट आपको बताया कौन सा, आपको एथिलीन है। ये ऑक्सीजन जिबरेलिन के बारे में हम आपको भी जस्ट बता चुके हैं। चलिए अगला आपका मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं में की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? बताइए कितनी होती है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या? बताएंगे कोई? देखिए मनुष्य में कुल मिलाकर के 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है, समझे। और ये 31 जोड़ी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, है ना। ये स्पाइनल रीढ़ की तंत्रिका, ये रीढ़ की तंत्रिका कितनी से मिलकर बनी होती है? 41 जोड़ी से। समझ गए? रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे? समझ गए? तो देखिए रुधिर चाप नियंत्रित मतलब रक्तचाप, जिसको हम सब कहते हैं ब्लड प्रेशर शॉर्टकट में इसको कहा जाता है बीपी। क्या कहा जाता है? बीपी। तो आप समझिए कि यह नियंत्रित कहाँ पर होता है? तो यह होता है आपको एड्रिनल द्वारा। एड्रिनल एक ग्रंथि है, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? नियंत्रित होता है। अब और हम बात करते हैं थायमस क्या होता है। तो थायमस अपरिपक्व रक्त कोशिका जो होती है, मतलब वो परिपक्व युवा नहीं, जिसको डब्ल्यूबीसी मतलब अपरिपक्व रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी जो होता है उसको परिपक्व करने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है। थायमस ग्रंथि उसको परिपक्व करता है। अग्नाशय ग्रंथि से भी जस्ट आपको बताया, इससे क्या निकलता है आपको? तो इससे आपको निकलता है जो ये तो पाचक एंजाइम निकलता है। पाचक एंजाइम मतलब अगर बात करते हैं पाचक एंजाइम, अब प्लस में निकलता है आपको इंसुलिन, दोनों चीज। समझ गए? ये पाचक एंजाइम हुआ, ये क्या करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। विरसन क्या है? यह है आपको पुरुष जनन हार्मोन। ठीक है। इस विरसन से क्या बनता है? विरसन द्वारा, इसको हम सब कहते हैं शुक्राणु। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हाइड्रा में प्रजनन की आपको विधि कौन सा पाया जाता है? मुकुलम। अब बात करते हैं कि जो प्रजनन होती है इसकी कितनी विधि होती है? तो देखिए सबसे पहले दो चीजें होती है, दो प्रकार की जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है एक, जिसको कहते हैं एक कोशिकीय, और दूसरा होता है जिसको हम सब कहते हैं बहु कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे में अगर बात करें तो होगा अमीबा, पैरामीशियम। समझे? ये सब क्या होगा?
एक कोशिकीय जीव हुआ। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें कई प्रकार के प्रजनन होते हैं, जनन होता है, या कुछ बहुकोशिकीय जो होते हैं, सरल बहुकोशिकीय जीव, उसमें भी प्रजनन कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें मेनली जो होता है वो जैसे विखंडन होता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, ठीक है। तो और ये मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन में किसी से एक छोटी कलियां निकलती है और वहां से फिर अपने छूटे हुए भाग जो होता है उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये हाइड्रा वही होता है। जैसे हम बात करें आपको, जैसे ये हुआ ना, एक हुआ तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, ये दूसरा ये दो पार्ट में बन गया, ठीक है। तो ये फिर आपको खोए हुए पार्ट को तुरंत क्या करता है, बना लेता है, दो बना लेता है। तो इसको कहते हैं हम सब मुकुलन। समझ गए आपको। ये द्विखंडन आपको अमीबा में होता है। लैंगिक जनन जो होता है आपको किसमें होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है, उसमें उच्च वर्गीय जो जीव होगा उसमें। तो इसमें आंसर आपको ये हो जाएगा। ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपको अमीबा में। लैंगिक जनन जो होता है वो किसमें होता है, जंतु में होता है। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प में प्रजनन अंग कौन सा है, नर प्रजनन। अब बात करते हैं हम सब जरा एक बार पुष्प की। देखिए पुष्प जो होता है, फूल जिसको हम सब कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जरा आपको मैं एक छोटी सी फिगर बनाकर आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा समझ में आपको आएंगे अच्छे से। ठीक है, ये मान लीजिए एक पौधे है और यहाँ से इसमें है देखे होंगे आप सब ऐसे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें दो प्रकार के पत्ते होते हैं। इसको कहा जाता है बाह्यदल पुंज। क्या कहा जाता है, बाह्यदल पुंज। ये आपको है डंटल, ये इसको वृंत डंटल लिखिए, क्या कहते हैं, डंटल, ठीक है। यहाँ पर है ये जो होता है, ये छोटा सा, इसको कहते हैं पुष्पासन। इसमें होता है आपको अंडाशय, इसी में होता है आपको बीजांड। समझ गए। ये आपका है दलपुंज, और यहाँ जो होता है यह आपको वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र, ठीक है। यह आपको पुंकेसर यहाँ पर पाया जाता है, पुंकेसर, ठीक है। ये आपको वृंत भी कहलाता है, बड़े वाला भाग, ठीक है। तो ये जो वर्तिकाग्र होता है, ये पुंकेसर, इस पुंकेसर के ऊपर में पड़ा रहता है पराग कोश, और इसी पराग कोश में रहता है पराग कण। समझ गए, पराग कण। तो ये पुंकेसर जो होता है, इसी भाग को कहता है पुरुष भाग, इसी को कहा जाता है स्त्री भाग। समझ गए। और जब यही पुंकेसर जो होता है इस पर आता है, तो ये धीरे धीरे इसके इस नली होता है, इस नली के द्वारा आपको कहाँ पर आता है, इस अंडाशय में आता है। यही अंडाशय में परिपक्व क्रियाएं होती है, और फिर आकर के वो यही अंडाशय जो होता है फल बनता है, यही बीजांड क्या बनता है, बीज बनता है। तो ये आपको फल बन जाता है, ये आपको क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। समझ गए। ये आपको एक छोटी सी क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपको पुंकेसर आपको आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन आपको शुक्राणु बनता है। ये शुक्राणु है क्या, तो ये आपको है नर प्रजनन कोशिका, हम सब इसको बोल सकते हैं नर प्रजनन कोशिका। तो पुरुष में आपको बनता है, जिसमें विरसन हम सब कहते हैं,
विरसन में विरसन कोश होती है, उसमें आपको ये क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। अब ये गर्भाशय कहाँ पाया जाता है, तो स्त्री में पाए जाते हैं। गर्भाशय में क्या होता है, तो इसी में आपको बच्चे जो होते हैं वो विकसित होते हैं। ठीक है, ये मूत्राशय में क्या होता है, तो इसमें मूत्र जमा होता है। ठीक है, ये अंडाशय कहाँ में होता है, स्त्री में होता है। इसी अंडाशय से इसमें क्या बनता है, तो अंडाणु आपको बनता है। समझ गए, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अगला है जीवों की उत्पत्ति कि पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। देखिए यह क्या नहीं था, तो क्या नहीं था, तो यह ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन रहता तो जीव रहता, नहीं था इसीलिए जीव नहीं था। अब बताइए इससे पहले और बात करें तो यहाँ पर था पहले हाइड्रोजन, पहले क्या था, पहले था आपको मीथेन। क्या था आपको, मीथेन CH4। फिर इसके बाद क्या था उसमें अमोनिया, और क्या था यहाँ पर जल। ये तमाम सारी चीजें थी, समझे क्या थे, ये तमाम सारी चीज पहले धरती पर थे, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, ये सब चीज था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेकिन सिर्फ क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। समझ गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन से, तो समझिए पहले ये क्या है। देखिए यह जीवाश्म ईंधन है। क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है जो सरीसृप जो पक्षी होते हैं, क्या समझे, सरीसृप और पक्षी, ये प्रजाति है जीव का। तो सरीसृप में थोड़ा फ्रेश में लिख दो इसको, क्या होता है, सरीसृप और पक्षी। ठीक है, सरीसृप और पक्षी, इसके बीच की कड़ी है, एक संबंध है, समझे, जिसमें जबड़े और दांत या नख होते हैं, जिसमें पंख डैने होते हैं। तो यह एक क्या है, जीवाश्म ईंधन भी है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियां भी होते थे पहले जो थे, इसमें डैने और पंख हुआ करते थे। जी बिल्कुल है सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। देखिए लिंग मतलब दो चीज होता है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, तो बदल कौन सकते हैं ये बताओ। तो बदल सकते हैं इसमें से, जिसको हम सब कहते हैं घोंघा, इसको हम सब उभयलिंगी कहते हैं। सरीसृप कुछ जीव आ जाते हैं, पक्षी में मेल फीमेल अलग होता है, मधुमक्खी में भी मेल फीमेल अलग होता है। ये घोंघा जो होता है परिस्थिति के अनुसार, अगर अनुकूल परिस्थिति हुआ तो ये क्या बन जाएंगे, स्त्री का फीमेल बन जाता है, और प्रतिकूल परिस्थिति रहा तो क्या बन जाता है, मेल बन जाता है। तो ये घोंघा इसमें आंसर आपका आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपको मतलब जानते होंगे आप कि पर्यावरण मतलब होता है चारों ओर के से घिरा हुआ, मतलब हम जिस चीज से चारों ओर से घिरे हैं। तो अब जलमंडल से घिरे हैं, स्थल मंडल से घिरे हैं, वायुमंडल से घिरे हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। अगला है आपका मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। देखिए जब पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे तो मतलब कोई भी जीव जो होता है, वो कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उसके अनुकूलन के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वही सब मिल करके बनाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे एक सोर्स है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हम कौन चीज़ को पहले खाएं, पौधे को खाएं, बिना पौधे का हम जीवित रह सकते हैं नहीं। तो ये हम दोनों मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र में जो संतुलन बनाए रखें। तो इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, उपभोक्ता,
उत्पादक और उत्पादन करता, ये 3 प्रकार में बांटा गया। तो उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पन्न करता है, इसमें आ जाता है जितने भी पेड़ पौधा होता है वो क्या हो गया आपको उत्पादक। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि जो इस उत्पादक को ग्रहण करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, समझ गए। तो ये उपभोक्ता जो होता है वो क्या होते हैं, जो ग्रहण करेंगे तो कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो जो आपको पेड़ पौधा को डायरेक्ट खाएगा, जो पेड़ पौधा को खाते हैं वो क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यह आपको 1 मिनट, ये आपको क्या होगा हमेशा, इसको कहते हैं ना स्वपोषित, तो हम नहीं कहेंगे स्वपोषित, आपको उत्पादक हो गया, इसको हम कहेंगे शाकाहारी, ठीक है। ये आपको क्या होगा पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। द्वितीय मतलब जो इस शाकाहारी को खाएगा वो क्या होगा द्वितीय। ये द्वितीय को जो खाएंगे तृतीय, और तृतीय को जो खाएंगे वो चतुर्थ। इसमें छोटी सी कड़ी आपको बता देता है, इससे होता है आपको घास। घास को कौन खाएगा, घास को खाएगा आपको टिड्डा। क्या खाएगा टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा मेढक। मेढक को कौन खाएगा सर्प। और सर्प को कौन खाएगा, तो उसको हम सब बड़े बड़े जो गिद्ध हम सब कह देते हैं उसको गिद्ध, समझ गए। अब बताइए ये हो गया आपको उत्पादक, ये हुआ आपको प्राथमिक, ये क्या है आपको द्वितीय, ये क्या है आपको तृतीय, और ये क्या है आपको चतुर्थ उपभोक्ता। आप समझ रहे हो, कोई डाउट इसमें। तो ये आपको, इसी को हम सब आहार श्रृंखला, इसी को एक जगह पर लिखेंगे ना तो ये क्या कहलाएगा आहार श्रृंखला कहलाएगा। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको। तो इसमें हमसे पूछा है मेढक कौन सा उपभोक्ता है, तो कौन सा हो जाएगा ये द्वितीय उपभोक्ता आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हम सबों का, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे। जैव मतलब जो जीव से प्राप्त होता है, और अनवीकरणीय मतलब जीव से प्राप्त होने पर उसको पुनः प्राप्त हम सब नहीं करेंगे, जो डिकम्पोज हो जाए उसको नवीकरणीय, जो डिकम्पोज नहीं हो उसको अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय डीडीटी का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले कीटनाशक है, क्या है कीटनाशक, पूरा नाम बात करेंगे तो ये होता है डीऑक्सी, क्या होता है डीऑक्सी, इसको डायऑक्सी, डीऑक्सी नहीं लिखो, इसको हम क्या कर देते हैं लिखना डायऑक्सी डायमेथिल ट्राइक्लोरोएथीन, समझ गए आपको। तो ये डीडीटी है, ये जो छिड़काव जो हम सब करते हैं ना कीटनाशक फसलों में लिए, तो ये होता है डीडीटी। तो ये आपको केमिकल है जो जीव से प्राप्त नहीं होता है, रसायन से प्राप्त होता है। कौन चीज़ से, रसायन से। ये कागज आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ये वहित मल, पेड़ पौधा वही सड़ जाता है उसके पत्तों, तो वही बनता है आपको वहित मल। तो इसमें से आंसर आपका कौन हो जाएगा डीडीटी। तो देखिए अभी आप सबों को हम कुल 80 प्रश्न, मतलब कुल 51 से लेकर के हमने 80 तक टोटल प्रश्न खत्म किए। और आगे की वीडियो में मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, कुछ विषय पर चर्चा भी करेंगे। एग्जाम आपको कैसे कैसे अदर मॉडल सेट आपको बनाना है, क्या करना है नहीं करना है। तो फिलहाल आज हम यहीं पे रुकेंगे, और आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। किसी प्रकार की डाउट हो तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में भी लिखें। और बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो
तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल करके या मैसेज करके मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपका दिन शुभ हो और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करते होंगे। जय हिंद, जय